चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की शाम हमारे मेहमान हैं आसनसोल पश्चिम बंगाल से श्री अरविंद यादव जी, जिन्होंने हाल ही में अपनी नन्ही सी बिटिया अनायरा के छोटे छोटे किस्सों से एक किताब गढ़ी। उसके अनुभव, उसके सवाल, उसके जवाब देते हुए अपने अनुभवों को, अपने पेरेंटिंग के अनुभवों को साझा करके हम सबके लिए एक किताब के ऊपर प्रस्तुत किया, जो कि आज हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है, अनायरा टेल्स के नाम से। वैसे तो अरविंद जी पेशे से एक सरकारी कर्मचारी हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इन्होंने अपनी व्यस्ततम जीवन शैली के अंदर से कुछ पल अपने बिटिया के साथ जो अनमोल बिताए थे, उसके छोटे छोटे से मासूम से सवालों को एक किताब का रूप देकर हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद यादव जी हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। आपका परिचय दो तरीके से देना शायद ज्यादा उचित होगा। एक, अरविंद यादव एज एन इंजीनियर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आसनसोल, और दूसरा ऑथर ऑफ अनायरा टेल्स। ज्यादा बेहतर परिचय किसे कहेंगे आप? देखिए, जो एक होता है कर्म से, तो कर्म से हम इंजीनियर हैं, और दूसरा होता है धर्म से। धर्म से जो है, अंदर से जो है, वो अब अनायरा टेल्स के लेखक के रूप में ही जाने जा रहे हैं जी। तो ये नई पहचान है जी। कैसा लगता है अपने रेगुलर प्रोफेशन से हटकर एक नई पहचान के साथ सफर को आगे बढ़ाना? क्योंकि एक एजुकेशन वाइज आपने जो पढ़ाई करी उसे आपने चरितार्थ किया, और जस्टिफाई करते हुए अपने प्रोफेशन में उस नाम से, उस वजह से एज अ डेजिग्नेशन ऑफ एन इंजीनियर आप जाने जा रहे हैं। सडनली प्रोफाइल चेंज होती है और लोग आज आपको एज एन इंजीनियर के साथ साथ एक ऑथर के रूप में ही पहचानते हैं। मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर ना कई कुछ भूख होती है। जैसे जब मैं आप पढ़ रहे हैं, लगातार आपके अंदर कुछ सीखने की भूख है, आप जॉब में जाते हैं तो आपको लगता है कुछ करना है, फिर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि एक समय आने के बाद में कि आपकी भूख शांत नहीं हो पाई। ठीक है, आपके पास चीजें चल रही हैं, आपको लगता है कि नहीं, भूख नहीं शांत हो पाई, तो आप और कुछ रचनात्मक ढूंढते हैं कि क्या करना है। आप अपने आसपास का जो है अवलोकन करते हैं, आसपास के वातावरण का आप देखते हैं किस तरह चीजें चल रही हैं, आप पढ़ते हैं, आप कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वो भूख थी रचनात्मकता की, वही आज इस मुकाम पर लेकर आई है कि अनायरा टेल्स आई है बाहर। अरविंद जी, इस बातचीत के दौरान एक सवाल जहन में बार बार आ रहा है जो मैं पूछे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो मैंने अभी बैकग्राउंड देखा, प्रोफेशनल और पर्सनल, एक परफेक्ट पिक्चर सामने उभर के आती है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका, एजुकेशन में बढ़िया जगह से इंजीनियरिंग किया, मास्टर्स किया, उसके बाद बेहतरीन जॉब, एक परफेक्ट सेटल्ड लाइफ, सुंदर पत्नी, प्यारी सी बिटिया, अच्छी सैलरी की जॉब है, फैमिली बैकग्राउंड मजबूत, खुद का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत। अचानक एक परफेक्ट गृहस्थी और एक परफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ के ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते आपकी गाड़ी ये लेखन की तरफ कैसे मुड़ गई? ये मैं जानना चाहूंगा, और अपने दर्शकों की तरफ से भी मेरे ये सवाल है आपसे कि आप प्लीज हमें बताइए कि अचानक से परफेक्ट चलती हुई गाड़ी अचानक से कैसे इस तरफ मुड़ी? मेरे एमटेक के बाद और सेल में आने से पहले मैंने लगभग 3 साल एक नोकिया सीमेंस, एक प्राइवेट कंपनी थी नोकिया सीमेंस नेटवर्क्स, उसमें जॉब किया था। तो उसमें मेरा जो प्रोफाइल था वो काफ़ी घूमने फिरने का था, मुझे काफ़ी सारा ट्रैवल करना होता था उसमें। तो मैं उस समय अपना एक जो लैपटॉप वाला बैग है, एक ट्रॉली बैग है, वो लेकर के निकल पड़ता था। तो कई बार फ्लाइट में जा रहे हैं, कई बार थर्ड एसी, सेकंड एसी, कई बार स्लीपर, छोटी छोटी जर्नी है तो जनरल में जा रहे हैं, लोकल डब्बे में जा रहे हैं। तो मैं लोगों से इंटरेक्ट करता था। कई बार पहले मेरा उतना शौक नहीं था लोगों से बात करने का, मतलब मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहा करता था, पर होते होते मुझे लगा धीरे धीरे लोगों से बातचीत करना मुझे अच्छा लगने लग गया। तो लोगों से बात करने में मैंने देखा कि लोगों के पास कहानियां बहुत ज्यादा हैं। मतलब हर आदमी के पास अपनी एक कहानी है, अपनी उसकी जो जिंदगी है, जो चीजें उसने देखी हैं, जिन चीजों से गुजरा है, वो एक कहानी के रूप में उस पास है। और मतलब कहानियां बहुत ज्यादा हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। तो मैं लोगों से थोड़ा बात करने लग गया इस बारे में। तो बात करता था तो कहानियां निकल के आती थी। कोई बताता था, एक कहानी मेरे पास ऑनर किलिंग से रिलेटेड आई, किसी ने बताया उसके बारे में। फिर एक ऐसा भी आया कि एक आदमी की बेटी की डेथ हुई और उसने इमीडिएटली, मतलब 24 घंटे के अंदर उसकी आंखें दान कर दी। तो मुझे लगता था यार ये सब कहानियां कितनी मतलब इंस्पायरिंग है, आम आदमी इतना सब कर रहा है।
तो वहां से चूंकि मुझे लगता था मैं कहीं भूल ना जाऊँ ये सब चीजें, मैं कहीं नोट करने लग गया चीजें, तो छोटी छोटी कहानियां बनाकर, तो मेरा प्लान था कि उनको मैं एक कहानी के रूप में बाद में कभी निकालूंगा ढंग से। बट उसके बीच में चूंकि मैं छोटे छोटे आर्टिकल जो डालता था फेसबुक वगैरह पे, तो उससे फिर ये अनायरा टेल्स बीच में आ गई एक्सीडेंटली। अदरवाइज जो ट्रैक बन गया था वो ट्रैक था एक शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक लिखने का, तो वहीं से मैं लिखने मुड़ा जो पिछली जॉब थी। मतलब कहीं ना कहीं हमारे मतलब अगर कोई लिखने के बारे में सोच रहा हो या समझने के लिए कहानियों की तलाश कर रहा हो, तो आपकी ये बात काफी उसके लिए मददगार हो सकती है। कहानी हमारे आसपास है, हर चलता फिरता शख्स अपने आप में एक कहानी है, क्योंकि जिंदगी सबकी चल रही है। शिकवे शिकायतें उलझने सुलझने सबके साथ चलती हैं 24 घंटे में। हर रोज हर किसी के साथ कुछ ना कुछ वाकये घट रहे हैं जो कि कहानियां बन रहे हैं। एक बात और जहन में आती है, क्योंकि जिक्र चल रहा है पहले ही सेकंड से हमारी बातचीत जब शुरू हुई अनायरा टेल्स, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा बेहतर शायद हमारे दर्शकों को बता पाएं ये अनायरा टेल्स है क्या, और ये क्यों उनके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है जीवन में अगर वो इसे पढ़ने के लिए जाएं तो। जब मेरी बेटी लगभग 2 साल की थी, मेरी बेटी का नाम है अनायरा, तो उस समय उसके कुछ सवाल जवाब हुआ करते थे, तो पूछा करती थी हम लोगों से। हम लोग आपस में बात किया करते थे। जैसे मैं ऑफिस से आया करता था, तो मेरी जो धर्मपत्नी है पूनम यादव, उन्होंने मुझे बताया करती थी कि आज इसने ऐसा किया। तो हम सभी लोग अपने बच्चों के जो बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं वो याद रखते हैं, दांत कब आना शुरू हुए, चलना कब शुरू हुए, और क्रॉलिंग कब शुरू की। पर क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे सवालों में हम हंस के टाल जाते हैं। हमको लगता है कि ठीक है, बच्चे ने पूछा ऐसे ही। हम लोग कभी उनकी मानसिकता के अंदर जा नहीं पाते। तो जब इसके सवाल हम लोग जब सुना करते थे, तो हमको लगा करता था कि यार हमारी एक दुनिया है और उस बच्चे की भी एक दुनिया है। ठीक है, वो हमारी दुनिया देखकर हैरान है। उसको लगता है कि ये चीजें कैसे चल रही हैं, छोटी छोटी हमारे सामने सब चीजें सुलझी हुई हैं। सब चीजें हम जानते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों महीने चेंज हो रहे हैं, क्यों मौसम बदल रहे हैं, क्यों स्कूल जाना है, क्यों स्कूल नहीं जाना है, क्यों ऑफिस जाना है। पर जो बच्चा छोटा सा है, उसको उसके सामने नई नई चीजें, उसके सामने बहुत मामूली सी समस्याएं हैं कि चीजें ऐसे कैसे हो रही हैं, ये ऐसा क्यों होता है, वो क्यों चल रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास उसके सवाल आया करते थे, उसकी जो बातें आया करती थी, तो उसको एक छोटी सी कहानी वाले रूप में हम लोगों ने सोशल नेटवर्क पर थोड़ा डालना शुरू किया। और 2 साल से 6 साल की उम्र तक हम लोग कुछ कुछ डालते थे। तो 20-30 कहानियां डाली हम लोगों ने, और लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर। लोग हमको बोलने लगे कि हम भी कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने बच्चे के साथ में, हम फील कर रहे हैं काफी रिलेटेबल चीज हो जा रही है, हम जुड़ पा रहे हैं इस चीज से। तो उसके बाद आगे हम लोग लगा कि इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक साथ इकट्ठा करके उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर एक किताब के रूप में निकाला जाए। तो वही फिर किताब के रूप में निकालकर उसको हम लोग एक अनायरा टेल्स के नाम से निकाला हुआ है। जी अरविंद जी, मैं इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बिटिया की ही ये कहानी है अनायरा, बहुत ही प्यारा सा नाम है बिटिया का, जितनी मासूम से को मैं उसकी मासूमियत को मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ इस बातचीत के दौरान, कि जब वो आपसे सवाल पूछा करती होगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अनायरा शब्द जिस चीज को लेकर आपने उसका नाम रखा अपनी बिटिया का, पेरेंट्स के लिए उसकी दुनिया होते हैं उसके बच्चे, तो वो उनके जब बच्चे का वो नाम रखते हैं तो चाहते हैं कि यूनिकनेस आए। अनायरा कहाँ से आया, क्यों जहन में था कि मेरी बिटिया इस नाम से जानी जाए इस दुनिया के अंदर आने के बाद? जब अनायरा होने वाली थी, तो उस समय तो आप सोचते हैं हर तरह का नाम, कि लड़का होगा तो क्या नाम रखना है, लड़की होगी तो क्या नाम रखना है। तो समहाउ हम दोनों का इस तरह का था कि बेटी एक होनी चाहिए घर में। मतलब ठीक है, बेटा होना भी महत्वपूर्ण है, बट बेटी एक घर में होना चाहिए। तो हम लोग नाम सोचा करते थे, मेरा नाम अरविंद है, वाइफ का नाम पूनम, तो उसका कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते थे। तो एक दिन अचानक एक नाम स्टक किया कि अनायरा। तो हमको लगा हाँ यार, ये नाम काफी अच्छा लग रहा है। फिर हमने उसका मीनिंग देखा, उसका मतलब होता है नया। तो जब अनायरा हुई, तो उसके बाद ही हमारी जिंदगी में काफी कुछ एक बदलाव सा आया, उसे एक नया अध्याय शुरू हुआ हमारी जिंदगी का। तो हमको लगा कि ये एकदम उपयुक्त हो जाएगा सिचुएशन के लिए, कि नया कुछ आपकी जिंदगी में आया और आपकी जिंदगी एक नए ढर्रे पे चली। तो अनायरा चल गया नाम। जी अरविंद जी, जैसा कि मैंने अपना इस सवाल की शुरुआत की थी अनायरा टेल्स किताब की जर्नी के पीछे के साथ साथ, कि अगर आपने कहा ना कि जब बिटिया सवाल पूछ रही थी
तो आपको लगा कि आपने शायद ये महसूस किया कि उसकी एक अलग दुनिया बन रही है, 2 दुनिया चल रही है कि घर के अंदर। एक आपकी दुनिया है जो मैच्योर्ड है, जिसने एक अलग सफ़र तय कर लिया है इस दुनिया के अंदर आने के बाद। दूसरी एक बिटिया की दुनिया शुरू हुई है, जो कि अभी नई-नई इस संसार में अपने कदम बढ़ा रही है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं। अगर एक पेरेंट्स के नज़रिए से देखें, तो अगर वो अनायरा टेल्स की तरफ जाते हैं, तो क्यों आप एक पेरेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि ये मस्ट रीड बुक है, इसको पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें? क्या है उसके अंदर एक पेरेंट्स के लिए? क्योंकि बच्चे पढ़ लेंगे, उनके लिए तो उनकी उम्र की कहानियाँ होंगी। लेकिन क्यों ये, क्योंकि मैं आपकी बुक का बैक कवर जब पढ़ रहा था, तो उसमें आपने कहा था कि ये बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए पढ़ने लायक किताब है। तो क्यों ज़रूरी है, क्यों ये लायक है पेरेंट्स के लिए? एक एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, जो इस किताब में भी दिया हुआ है। एक बार रविवार था, तो अनायरा का था कि रविवार है तो पापा दिन भर घर पे रहेंगे, मम्मी दिन भर घर पे रहेंगी, बहुत सारी मस्ती होगी। तो एक मुझे ऑफिस में किसी काम से जाना पड़ा, अचानक फोन आया तो मैं रेडी होकर जाने लगा। तो अनायरा मुझसे बोली कि क्यों जाना है ऑफिस, आज तो संडे है। तो मैंने कहा अरे ऑफिस में काम आया है। बोले आपने कहा था संडे है, ऑफिस नहीं जाना है। तो मैंने कहा बेटा अगर जॉब पे नहीं जाएंगे पैसा कहाँ से आएगा, है ना? तो बोली पैसा तो एटीएम से आएगा ना, पैसा का ऑफिस से क्या कनेक्शन है? तो ये इस तरह की चीज है कि बच्चों का एक अलग लॉजिक है। हम उनकी जी, दुनिया को देखते हैं, वो हम तो चैलेंज चाहते हैं, थोड़ा टेंशन चाहते हैं। उनकी दुनिया एकदम किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त है, छल कपट से मुक्त है। तो जी। वो जो मासूम दुनिया है उसको देखने का अपना एक मजा है। तो मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो इसको जी, पढ़ते हैं, वो अपने बच्चे की दुनिया में ये झांकने का एक रास्ता बन सकता है आपका। ये एक आईना है, आप इससे उस दुनिया में घुस सकते हैं, देख सकते हैं उस दुनिया को। जी। जैसा कि आपने कहा ना कि पेरेंट्स के लिए शायद ये एक ज़रिया बन सकता है अपने बच्चों की एक अलग दुनिया में झाँकने का। अमूमन ये देखने में मिलता है अरविंद जी कि जैसा आपने कहा ना कि शायद आप एक इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स थे, या शायद अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, या शायद आप उस पल को जीना चाहते थे, उस बचपन को जो आपकी बिटिया वर्तमान में जी रही है उसके साथ। आपने शायद समझ लिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स झल्लाते ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक टेंशन चल रहा होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद घर आते हैं, जॉब का प्रेशर होता है, अगर वो काम कर रहे हैं कहीं बिजनेस में उसका प्रेशर होता है, महिलाओं को घर की टेंशन होती है, कुछ दिमाग में उनके चल रहा होता है, सडनली उनके बच्चे आके अगर पूछें कि रोटी गोल ही क्यों बेल रही हो माँ किचन के अंदर, तो कई बार माएँ झटक के कह देती है मेरा दिमाग मत खाओ, भागो यहाँ से, या उनके हाथ में मोबाइल थमा देती हैं, या कोई खिलौना पकड़ा देती हैं। जनरली फादर्स जब घर आते हैं दिन भर के बाद थके हुए, बेटा या बेटी उनका कहें चलिए खेलते हैं, सिर तो मत खाओ, यहाँ हटो, तो यहाँ से भागो, तो इधर से। तो उन पेरेंट्स को ऐसा क्या जरूरी है समझना कि वो शायद जो आपने अनायरा के साथ पल जिए और अनायरा टेल्स का एक सृजन किया, वो पल उन्हें भी जीने का मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आ सके। जी, मुझे लगता है एक चीज ना कि जब हम ठंडे दिमाग से बैठ के सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो किसी से भी आप पूछेंगे तो वो बताएगा, एकदम जब फ्री आदमी एकदम फ्री बैठा होगा कि परिवार महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलेगा सबसे ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण है। हर एक आदमी सोचता है कि परिवार महत्वपूर्ण है। पर कई बार हम पैसे के चक्कर में इतना व्यस्त हो जाते हैं अपनी रोजमर्रा की समस्या, छोटी छोटी समस्याओं को, जो समस्या शायद 5 साल बाद महत्वपूर्ण भी ना रहे आपके लिए। ठीक है, जी, उनमें इतना ज्यादा परेशान, आज आपको बॉस ने डांट दिया, आज आपका मूड खराब है, आज आप प्रॉब्लम लेके आप घर आते हैं। ठीक है, हो सकता है 5 साल बाद आपको ये याद ना रहे बॉस ने क्यों डांटा था, बट आपके बच्चे का वो इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। वो दिन भर सोच के बैठा हुआ है कि शाम को पापा मम्मी दोनों रहेंगे, हम मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है सारे पेरेंट्स को कि ऐसा ना हो कि हम जो घर की बाहर की समस्याएं घर में लेकर आए, घर की समस्याएं बाहर लेकर जाएं, और चीजें मिक्सअप कर दें। आपका ऑफिस में एक बुरा दिन गया है, सबका जाता है, ठीक है, हमको कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बनानी है कि नहीं, इसके आगे वो समस्याएं मुझे अफेक्ट नहीं कर पाए। जी। ये ऐसा मेरा आपने सोचना बहुत अहम बात करी कि नहीं, नहीं, ये आपने बहुत अहम बात करी, और हमारे दर्शक जो भी इस समय हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ऑफिस, घर और के बीच में एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पल जो जैसा कि आपने कहा कि 5 साल बाद शायद वो पल ना रहे जिसकी वजह से आप प्रेशर में थे, लेकिन बच्चे का है। वो पल भी आप मिस कर जाएंगे उस टेंशन के अंदर। अरविंद जी, एक बात और जहन में आती है, क्योंकि जहां अभी बातचीत को हम ले जा रहे थे तो आपके गृहस्थ जीवन की तरफ भी बातचीत मुड़ी। आपका जन्म बीना मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि बुंदेलखंड इलाका
बिलोंग करता है। आपकी धर्मपत्नी जी भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी से बिलोंग करती हैं, जहाँ का कल्चर बीना से काफ़ी अलग है। और लेखन में आप इतना प्रभावशाली तरीके से अपने शब्दों को पिरो रहे हैं कि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कितना अंतर महसूस होता है अरविंद जी, दोनों ही कहा जाए कल्चर्स को देखना और साहित्य को देखना, क्योंकि बुंदेलखंड में जन्म परवरिश आपका लालन पालन होना, फिर उसके बाद साहित्य को लिखना, एक ऐसी धर्मपत्नी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना जो उससे कोसों दूर है, और साहित्य में भी हिंदी को लिखना और बुंदेलखंडी को पढ़ना, ये सब चीजें कैसी लगी आपको, क्या अंतर महसूस हुआ? काफी बहस होती है हमारे बीच में और बुंदेलखंड को लेकर के। तो चूंकि भोपाल अपने आप में एक अलग संस्कृति है, जो पुराना भोपाल वगैरह एरिया है, अलग भाषा है, और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसकी अपनी एक अलग भाषा है, अपना अलग हिसाब किताब है। एक लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, उनकी कई सारी, वो चूंकि बुंदेलखंड के ही हैं और उनकी कई सारी मैं किताबों का प्रशंसक रहा हूँ। तो उनको मैं पढ़ रहा था तो मैं अपनी पत्नी बताया करता था कि देखिए ये बुंदेलखंड है, और वो बोलती थी ऐसा थोड़ी होता है कहीं पर भी है, हमारे भोपाल में तो ऐसा नहीं होता है। तो वो हम लोगों में बहस चलती रहती है, स्वस्थ बहस चलती है, और वो चलती रही है, उसमें कुछ निकला नहीं है अभी तक। हाँ, नहीं, कहते हैं ना कि जैसे आपसे बातचीत बुंदेलखंड में, हमारे यहाँ शब्द चलता है, एक इंडिविजुअल अगर खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे या अभिव्यक्त करने की कोशिश करे तो वो कहता है हमने ऐसा किया। वही चीज़ भोपाल पहुँचते पहुँचते मैं में बदल जाती है। हम कहते हैं कि तुम्हारे या तुमने ऐसा किया, और वहाँ पहुँचकर वही शब्द तू में तब्दील हो जाता है। और मैं से हम तक का सफ़र आपका बड़ा ही रोचक लग रहा है सुनने में। ईश्वर करे इसी तरीके से ये चलता रहे, और इसी तरीके से आप मुस्कुराते हुए अपनी कहानियाँ, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को शब्दों में पिरोकर हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहें। अरविंद जी, आपकी बुक को कवर जब मैंने देखा था, उसके कवर पर आपके साथ साथ आपकी जीवन संगिनी श्रीमती पूनम यादव जी का नाम भी अंकित था एज अ को ऑथर। कैसा रिएक्शन था उनका जब पहली बार आपने जिक्र किया कि अनायरा की छोटे छोटे मासूम सवालों को, निश्चल दुनिया को क्यों न किताब का रूप देकर इस चलायमान दुनिया के सामने शेयर करने की कोशिश करते हैं? एक्चुअली जब हम लोग ये कहानियां डाल रहे थे तो वो मैं ऑफिस आया करता तो मुझे कहानियां बताया करती थी, ठीक है, कि अरे आज ऐसा हुआ। और हम लोग उसको, मतलब ये हम लोग का सोशल नेटवर्क वगैरह डालने का प्लान ये था कि ये कहानियां हमेशा हमारे पास रहें। हम कहीं वर्ड फाइल में डाल देंगे, हो सकता है कहीं चला जाए, या आपस में डिस्कस करके आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद, या कहीं डायरी में एंट्री करेंगे तो वो डायरी कहीं चली गई। तो बोला कि फेसबुक पे डालते हैं तो एटलीस्ट एक जगह रहेगा वो हमेशा। उसके बाद एक दिन ऐसा विचार आया कि जब ये कोविड वगैरह चल रहा था पिछले साल काफी ज्यादा, और लोग सभी बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे थे, सबकी हालत खराब थी, सब परेशान थे उस समय। तो हमको लगा कि क्योंकि क्यों ना एक किताब लिखी जाए, इसको कंपाइल किया जाए। तो पूनम जी का भी ये सोचना था कि मतलब मैं इतना शायद समय ना निकाल पाता, मैं उस तरह का हूँ, शायद उतनी एनर्जी ना लगा पाता इसमें, उतनी ऊर्जा और समय ना दिखा पाता। बट पूनम का ही था कि ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत जुटा के इसको हम किताब में कन्वर्ट करते हैं। मैं उसको फिर बोला कि यार किताब कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, कहीं हम लोग कर पाएंगे किताब लिखना, मतलब बड़ी बात होती है, बुरी करते हैं ना मिलजुल, थोड़ा सा आप प्रयास करना, थोड़ा मैं करूंगी, ऐसा करके। तो फिर वही हम दोनों लगे, 5-6 महीने का समय लगा, और काफी गलतियां भी हुई क्योंकि हमारा पहला प्रयास था ये। तो हमारे एडिशन थे ब्लू हिल्स, उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया हम लोगों को, और उसके बाद कई बार कई ड्राफ्ट अपडेट होकर के ये आई इस रूप में। और वो जब किताब के रूप में आ गई तो फिर पूनम भी काफी थ्रिल्ड हुई कि हाँ ये एक्चुअली किताब के रूप में आ गई है ये। जैसा कि आज अभी आपने अपनी जब ये किताब की बनने की जर्नी का जिक्र किया, तो आपने बताया कि पूनम जी ने आपसे एक बात कही आपकी जब प्लानिंग चल रही थी इस बुक को लिखने में, कि कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे, मिलजुल के हो जाएगा। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ये हस्बैंड वाइफ का, एक गृहस्थ जीवन के सफर को आगे बढ़ाने में। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस किताब को लिखने के दौरान जो सफर आप लोगों ने दोनों जन ने जिया, उसमें एज अ पेरेंट किसका कंट्रीब्यूशन इन कहानियों में ज्यादा है? एज अ पेरेंट में बात करूं, नॉट एज अ ऑथर, माँ का या पिता का इन कहानियों को बनने में या इनके गढ़े जाने में कि ये बनी कहानियां? देखिए क्या होता है कि जैसे मैं पहले भी बोला इस चीज को कि दिन भर हम ऑफिस में रहते हैं, ठीक है, तो हम जब आते हैं तो मुझे पूनम जी बताया करती थी कहानियां कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो सारी घटना को ध्यान से
है ना। कई बार क्या होता है शाम को आए तो उनके पास अपनी कहानियां बहुत सारी हैं, मेरे पास अपनी कहानियां बहुत सारी हैं, पर ध्यान से कि आज ऐसे ऐसे करके हुआ, और उसको कहानी के रूप में दिया करता, क्योंकि मैं थोड़ा हम दोनों में मैं थोड़ा पढ़ता जाता हूँ, तो मैं उसको कहानी के रूप दिया करता था। बट पूनम की एक खास बात है कि वो, क्योंकि मैं कहानी लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कई बार होता है कि आप थोड़े से बायस हो जाते हैं, तो उसका, लेकिन पूनम का ये था कि जब किताब के रूप में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसने कहा कि ये केवल अब हमारी बच्ची कहानी नहीं है। अगर आप किताब में लिख रहे हैं तो आपको एक बच्ची कहानी बनानी है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये अरविंद और पूनम की बच्ची है, इसको जनरलाइज कीजिए। और फिर ये आइडिया कि कुछ चित्र इसमें डाले जाएं, तो उसके लिए एक अलग पर्सन थे, उन्होंने हमारी काफी मदद की। तो इस तरह से मिला जुला के ये एक दूसरे के साथ जुड़े हमने ये किताब निकाली। जी अरविंद जी, आपने एक 4 साल, आपने कहा था 2 साल की उम्र जब आपकी बिटिया की थी तब आपने इनको स्टोरीज के रूप में डालना शुरू किया और 6 साल तक आपने डाला, फिर जब कंपाइल किया तो एक बुक बनी। एक सफर आपने भी जी लिया इन 4 सालों में बचपन का, चाहे वो आपकी बिटिया का बचपन था, लेकिन साथ साथ हम जैसे पेरेंट्स भी जीते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आप जो है आज आप 21वीं सदी में जी रहे हैं कि 21वीं सदी में पैदा हुई बच्ची के साथ में उसका बचपन बिल्कुल अलग है। उसने जब इस दुनिया में आके खोली, साधन संपन्न घर होता है, गैजेट्स होते हैं आसपास खेलने के लिए, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप और आपकी श्रीमती जी का बचपन याद किया जाए तो वी आर 18 बॉर्न चाइल्ड। हमारा बचपन एक बहुत अलग था, एक दुनिया ही अलग हुआ करती थी उस समय की। हमने उस दौरान अपब्रिंगिंग ली है, हमारे पेरेंट्स ने उस दौरान हमें परवरिश करके बड़ा किया है। कैसे देखते हैं अपने बचपन को और अपनी बिटिया के बचपन को? क्या सिमिलरिटीज और क्या अंतर समझ में आता है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंतर है। ये जो हमारी जनरेशन है, जो 80s वाली जनरेशन है, वो मुझे हमेशा से लगता है कि वो एक ट्रांजिशन फेस वाली जनरेशन है। हमसे पुराने जो लोग हैं वो आज की दुनिया नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके समय मोबाइल वगैरह नहीं थे। अभी की जनरेशन वाले हैं वो मोबाइल से और आगे निकल चुके हैं, काफी स्मार्टफोन आ चुके हैं, ठीक है। ये लोग रेल में सफर करना बड़ी बात समझते थे, उधर मतलब 3rd AC 2nd AC से नीचे नहीं उतरते हैं, फ्लाइट में सफर आराम वाला। हम लोग बीच में हैं, हम लोगों ने वो ट्रांजिशन देखा है कि हाँ बिना मोबाइल से मोबाइल वाला सफर, ठीक है। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, हमारे समय में ये तो सब सीन था ही नहीं, स्कूल जाना ही है, और टीचर मारते पीटते भी थे। अभी के समय में टीचर मतलब मार दी बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स भी नहीं मारते। पेरेंट्स का मतलब खौफ हुआ करता था, पापा अगर ऑफिस से आए तो ये खौफ है, घर में चुपचाप रहना है एकदम। और अभी बच्चे थोड़े, मुझे लगता है नाजुक से होते जा रहे हैं। हमारे समय में मतलब एक अलग कहानी रहा करती थी, तो मुझे लगता है अभी बहुत चीजें बदल गई हैं। और अभी बच्चे थोड़े से मशीनी हुए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मतलब मेरी शिकायत है इस जनरेशन से कि मेरे तो बच्चे थोड़े से मशीन, उनके खेल जो है वो थोड़े मशीनी हो गए हैं। वो खेलेंगे तो बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल पे खेल रहे हैं। हमारे समय जैसा नहीं था कि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लुका छिपी हो रही है, जो लूडो वगैरह हुआ करते थे, तो उस तरह का ये नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा जनरेशन बदल गई है। और जैसे हमारे समय में कजिन्स वगैरह एक परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, मौसी के बच्चे, चाचा के बच्चे, ये मुझे लगता है चीजें अभी थोड़ी सी कम हो गई हैं। मैं ऐसा देखता हूँ कि उनका अपना जो सर्कल है वो रहता है, तो ये चीजें हैं। और कॉमन जो है वो मुझे लगता है कि फैमिली में जो पापा मम्मी के साथ बच्चों का बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद थोड़ी बेहतर हुई है पहले से। क्योंकि हमारे समय में मुझे लगता है कि पेरेंट्स से अंडरस्टैंडिंग उनके लेवल पे बात कर पाना संभव नहीं होगा। तो पापा मम्मी मतलब एक अलग लेवल है। अभी क्या हुआ, पापा मम्मी थोड़े दोस्तों टाइप के हो गए हैं, लोगों से बात कर सकते हैं कि हाँ क्या करना है। हमारे समय में बात करने वाला सीन मुझे लगता नहीं है, वो डिसीजन हुआ करते थे। ये बात तो है, काफी कुछ बदल जाता है, काफी कुछ चीजें हमारे समय से अलग हो चुकी हैं और आज शायद कुछ बेहतर हुई हैं, कुछ चीजों से शिकायत है। लेकिन इन्हीं शिकवे शिकायतों में हमें समाधान ढूंढते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है, यही सफर का नाम होता है। आज अरविंद जी पहली किताब आई, लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है, सोशल मीडिया पर आपकी किताब के लिए अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपकी इस अनुपम रचना को। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर आपकी बुक 3 दिन में ही आउट ऑफ स्टॉक हुई। ये बहुत ही उम्दा शुरुआत रही, उम्दा कहूँ या कहूँ बेहतरीन ब्लॉकबस्टर शुरुआत हुई। आज अनारा टेल्स हमारे घरों में पहुंच चुकी है, आप दोनों जन के माध्यम से जो आपने शेयर की चीज़ें। आगे क्या हमें और पढ़ने मिलेगा श्री मान यादव जी और श्रीमती यादव जी की तरफ से? आगे कोशिश की जाएगी नरेटिव्स की पार्ट 2 लाने का। देखते हैं कहानियों का स्तर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसके डाउट्स भी बढ़ रहे हैं, सवाल बढ़ रहे हैं, सवालों का
और इस तरह बढ़ता जा रहा है, जिंदगी और मतलब उनको देखने का नजरिया जो है और खुलता जा रहा है वो धीरे धीरे। तो आगे कोशिश करेंगे आयरा टेल्स 2 आए, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज पे भी काम चल रहा है, देखते हैं अगर वो मतलब मटेरियलाइज हो पाता है तो। जी, हमें बड़ी खुशी होगी और बेसब्री से इंतजार रहेगा अनायरा टेल्स पार्ट 2 का और भी आने वाली आपकी अनुपम रचनाओं का। और ऐसे ही हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस साझा करते रहिए, अपनी ज़िंदगी के नज़रिए को हमारी आंखों में भी भरते रहिए। शायद लोगों के देखने का नज़रिया आपकी सोच की वजह से कुछ और बेहतर होता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद यादव जी और मिस श्रीमती पूनम यादव जी का अनायरा टेल्स को हमारे बीच लाने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के साथ साझा करने के लिए। आशा करते हैं दर्शकों को अनायरा टेल्स पसंद आ रही है, और अगर अभी तक आपने बुक नहीं की है तो जल्दी शॉपिंग वेबसाइट्स पर जाइए। अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों ही जगहों पर ये बुक इजीली अवेलेबल है। ऑर्डर करिए और मज़ा लीजिए अनायरा के खूबसूरत और छोटे छोटे चटपटे सवाल और अनूठे जवाबों का। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। धन्यवाद सहयोग जी।